कभी कभी इतिहास में एक नाम, एक शब्द इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरी पीढ़ी की सियासत को बदल कर रख देता है। भारत में ऐसा ही एक नाम है, बोफोर्स। ये कहानी सिर्फ एक रक्षा सौदे की नहीं है। ये उस राजनीतिक भूचाल की कहानी है जिसने एक मिस्टर क्लीन प्रधानमंत्री की इमेज को चकनाचूर कर दिया और एक मजबूत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। ये बात बिल्कुल सच है। कहते हैं कि बोफोर्स तोप से जितने गोले नहीं चले, उससे कहीं ज्यादा बार नेताओं ने इसका नाम अपनी रैलियों में इस्तेमाल किया है। सोचिए, ये एक लाइन ही बता देती है कि इस स्कैंडल का असर कितना गहरा था। ये एक ऐसा जिन है जो 30-40 सालों से भारतीय राजनीति की बोतल में कैद है और हर चुनाव में कोई ना कोई इसे बाहर निकाल ही लेता है। तो इस पूरे हंगामे की शुरुआत आखिर हुई कहां से? मजे की बात यह है कि इसकी चिंगारी भारत में नहीं, बल्कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर स्वीडन में सुलगी। एक रेडियो स्टेशन और उसकी एक खबर जो भारत में एक सरकार के गिरने की वजह बनने वाली थी। कहानी शुरू होती है 24 मार्च 1986 से। भारत सरकार ने स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स के साथ करीब 1437 करोड़ रुपए की एक डील साइन की। मकसद था हमारी सेना के लिए 410 बेहतरीन हॉवित्जर तोपें खरीदना। सब कुछ ठीक लग रहा था, एक नॉर्मल डिफेंस डील। लेकिन फिर ठीक एक साल बाद 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने एक धमाका किया। खबर ये थी कि बोफोर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय नेताओं और अधिकारियों को करोड़ों की रिश्वत दी है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। उस जमाने में करीब 60 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, इस एक खुलासे ने उस सरकार की जड़ों को हिला दिया जो सत्ता में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वादे पर आई थी। अब देखिए, कोई भी बड़ी राजनीतिक कहानी किरदारों के बिना अधूरी है, और बोफोर्स की कहानी असल में दो बड़े किरदारों की टक्कर की कहानी है जो कभी एक ही टीम में थे लेकिन अब आमने सामने थे। एक तरफ थे मिस्टर क्लीन और दूसरी तरफ थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक योद्धा। एक तरफ थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। देश उन्हें एक नई उम्मीद की तरह देख रहा था। उनकी इमेज बिल्कुल साफ सुथरी थी, इसीलिए उन्हें मिस्टर क्लीन का नाम मिला था। और उन्हीं की सरकार में थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पहले फाइनेंस मिनिस्टर फिर डिफेंस मिनिस्टर। और उनकी पहचान थी एक ऐसे नेता की जो किसी भी कीमत पर करप्शन बर्दाश्त नहीं करता। हुआ ये कि जब वीपी सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस घरानों पर टैक्स चोरी के लिए ताबड़तोड़ छापे मारने शुरू कर दिए। जनता में तो वो हीरो बन गए, लेकिन कई ताकतवर लोग उनके दुश्मन भी बन गए। कहा जाता है कि इसी वजह से राजीव गांधी ने उन्हें फाइनेंस से हटाकर डिफेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया। लेकिन वीपी सिंह कहां रुकने वाले थे? उन्होंने वहां भी HTW सबमरीन जैसी दूसरी डील्स में दलाली की जांच शुरू करवा दी और यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। और फिर जो तनाव अंदर ही अंदर पक रहा था वो फट गया। तारीख थी 12 अप्रैल 1987। वीपी सिंह ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सरकार के अंदर की लड़ाई अब खुलकर सड़क पर आ गई थी, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। जरा टाइमिंग पे गौर कीजिए। सिंह के इस्तीफे के ठीक 4 दिन बाद स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स का खुलासा किया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी राजनीतिक चाल की शुरुआत? सरकार ने हर तरफ से कहा कि ये सारे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ पत्रकार थे जो सरकार की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। वो सबूतों को एक एक कर जोड़ रहे थे और उनके हाथ लगने वाली थी एक ऐसी चीज, एक ऐसी डायरी जो इस केस की दिशा ही बदलने वाली थी। सरकार के लगातार इनकार के बावजूद द हिंदू जैसे अखबारों के कुछ जामास पत्रकार इस सच की तह तक जाने में जुटे थे और धीरे धीरे उन्हें स्वीडन से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलने लगे जो सरकार के दावों की पोल खोल रहे थे। और तभी सामने आई मार्टिन आब्डो की डायरी। आब्डो बोफोर्स कंपनी के बॉस हुआ करते थे और उनकी पर्सनल डायरी में भारत वाली डील से जुड़े पेमेंट्स का सारा कच्चा चिट्ठा था। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ सब कुछ कोडेड भाषा में लिखा था। किसी का नाम नहीं था, बस अक्षर थे QRG। अब ये Q कौन था, R कौन था? इन कोड्स ने मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। जांच में पता चला कि ये पैसा सीधा किसी को नहीं दिया गया था, बल्कि इसे कई फर्जी कंपनियों के जाल से घुमाकर भेजा गया था ताकि कोई पकड़ ना सके। इनमें से एक कंपनी थी AI सर्विसेज, जिसका कनेक्शन बाद में उत्तावियो क्वात्रोकी नाम के एक इटालियन बिजनेसमैन से जुड़ा जो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते थे। और सारा पैसा आखिर में पहुंचा स्विस बैंक के सीक्रेट अकाउंट्स में। जैसे जैसे ये सबूत, ये डायरी की बातें, ये पैसों का लेन देन सामने आने लगा, ये मामला अब सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं रहा। ये आग की तरह फैला और सड़क पर एक आंदोलन बन गया।
एक ऐसी राजनीतिक सुनामी जो दिल्ली के तख्त को हिलाने वाली थी। वीपी सिंह जो अब कांग्रेस से बाहर थे, इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने सीधे सीधे राजीव गांधी पर निशाना साधा और देखते ही देखते पूरे विपक्ष को अपने पीछे लामबंद कर लिया। उनकी रैलियों में उस वक्त एक ही नारा गूंजता था, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। इसका असर 1989 के आम चुनावों में साफ साफ दिखा। जो कांग्रेस पार्टी 1984 में 400 से भी ज्यादा सीटें जीती थी, वो 1989 में सिर्फ 196 पर आकर सिमट गई। मतलब सीटों का भारी नुकसान। ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी, बोफोर्स घोटाला। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। कांग्रेस बहुमत खो चुकी थी। वीपी सिंह के नेतृत्व में एक मिलीजुली सरकार बनी जिसे नेशनल फ्रंट कहा गया, और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार था जब भ्रष्टाचार के एक मुद्दे ने केंद्र की सरकार बदल दी थी। सरकारें बदल गईं, प्रधानमंत्री बदल गए, देश की पूरी राजनीति बदल गई, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल आज भी कायम है। इतना कुछ होने के बाद क्या इस केस में किसी को सजा हुई? क्या ये कभी पता चला कि वो 60 करोड़ रुपए आखिर लिए किसने थे? इसका जवाब एक बहुत लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई में छिपा है। देखिए, सीबीआई ने 1990 में केस फाइल किया, लेकिन पहले चार्जशीट फाइल करने में ही 9 साल लग गए। 2004 आते आते दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी का नाम केस से हटा दिया। धीरे धीरे बाकी आरोपी भी बरी होते गए, और हद तो तब हो गई जब 2011 में सीबीआई ने खुद ही अदालत से इस केस को बंद करने की इजाजत मांग ली। नतीजा, 2 दशक से ज्यादा की जांच, करोड़ों रुपए का खर्चा और सजा किसी को नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? बोफोर्स ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ये साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार का मुद्दा एक सरकार को गिरा भी सकता है। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल आज भी अपनी जगह पर खड़ा है। आखिर वो पैसा लिया किसने था? असली गुनहगार कौन थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन होकर रह जाएगा।